हेलो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ सिलोन की गढ़ी को देखने के लिए। सिलोन की गढ़ी छतरपुर ज़िले में पड़ती है और खजुराहो से इसकी दूरी मात्र 35 किलोमीटर दूर है। ये गढ़ी विंध्याचल पर्वतों से चारों तरफ से घिरी हुई है, जिसमें सागौन के वृक्ष के बड़े बड़े जंगल हैं। ये गढ़ी के जैसे हम पास पहुँचते हैं, चारों तरफ घास के बड़े बड़े मैदान हैं और बहुत बड़े बड़े तालाब हैं। इन्हीं तालाबों के बीच में स्थित है सिलोन की गढ़ी। तो चलिए आइए देखते हैं सिलोन की गढ़ी। नमस्कार, मैं अरविंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आजकल बुंदेलखंड की यात्रा में हूँ। बुंदेलखंड का काफ़ी हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है। हालांकि मध्य प्रदेश को तो 6-7 हिस्सों में बटा हुआ है, पर बुंदेलखंड इसका एक प्रोमिनेंट हिस्सा है। और बुंदेलखंड में 16वीं शताब्दी के बाद से राज था बुंदेलाओं का। उसी की वजह से इस क्षेत्र को नाम मिला बुंदेलखंड। बुंदेला राजाओं ने सुरक्षा की दृष्टि से हर 20-22 किलोमीटरों में एक गढ़ी, जिसको कि हम छोटा किला भी बोल सकते हैं, का निर्माण करवाया। ये सारी गढ़ियाँ बहुत ही प्रोमिनेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन में हुआ करती थी, जो कि पूरी एक रणनीति को देख के बनाई जाती थी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो बुंदेल राजाओं ने इन गढ़ियों का विलय भी इंडियन रिपब्लिक में करवा दिया। उसके बाद से ये गढ़ियाँ खाली पड़ी हुई हैं। आज हम ऐसी ही एक वीरान गढ़ियों में आए हुए हैं, जिसका नाम है सिलोन की गढ़ी। पास में एक गांव है जिसका नाम है सिलोन, और इसी के नाम से इसका नाम पड़ा सिलोन की गढ़ी। अगर आप इसकी लोकेशन पे ध्यान दें तो इसके पास में ही एक बहुत ही सुंदर तालाब है, जिसमें तरह तरह के पंछी हैं, और ये पूरा एरिया घिरा हुआ है विंध्याचल पर्वत रेंज से। चारों तरफ पर्वत हैं जो कि सागौन की लकड़ी से घिरे हुए हैं। देखते हैं गढ़ियों को पास से, जहां मैं इसका आपको आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करूंगा। इन्हीं गढ़ियों के पास में एक गांव है जिसका नाम है सिलोन। इसी की वजह से इन गढ़ियों को सिलोन की गढ़ी कहा जाता है। ये असल में दो गढ़ियाँ हैं जो कि आपस में एक मिट्टी के पुल से जुड़ी हुई हैं, और उनके दोनों तरफ बड़े बड़े तालाब हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये प्रथम गढ़ी का प्रवेश द्वार है, जो कि बुंदेला आर्ट एंड आर्किटेक्चर के हिसाब से हाईली डेकोरेटेड है। तो चलिए चलते हैं प्रथम गढ़ी के अंदर। गढ़ी से अंदर प्रवेश करने के बाद हमको एक कोर्टयार्ड मिलता है, और जैसा कि हम नॉर्मली हिंदू आर्किटेक्चर में देखते हैं, आप जब किसी घर में या पैलेस में प्रवेश करते हैं, पहले कोर्टयार्ड होता है जो कि ओपन एयर होता है, और उसके बाद फिर रूम्स चालू होते हैं। उसी तरह से यहाँ ये कोर्टयार्ड बना हुआ है, जिसके बाद थोड़े छोटे दरवाजे हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं अब यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे उगा। जैसा कि हम बुंदेली आर्किटेक्चर में सामान्यतः देखते हैं, पैलेसेस और फोर्ट्स के बीच में एक कोर्टयार्ड होता था, और ये कोर्टयार्ड छोटे छोटे सेलिब्रेशंस के लिए, फेस्टिवल्स के लिए यूज़ होता था, जहाँ सारे इकट्ठे होके सेलिब्रेट किया करते थे। यहाँ कोर्टयार्ड के सेंटर पे हमको एक कुआं दिखता है, और कोर्टयार्ड के कोनों में रूम्स के दरवाजे दिखाई देते हैं।
मैं आ चुका हूँ किले के पिछले भाग में, और मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत मोटी और ऊंची किले की दीवारें हैं। साथ ही साथ वॉच टावर बने हुए हैं। ये वॉच टावर का एंगल एक स्टीप एंगल दिया गया है ताकि किसी भी तरीके के आक्रमण को रोका जा सके। वॉच टावर के सबसे ऊपर छोटी छोटी खिड़कियां और झरोके हैं जहां से सैनिक सारे क्षेत्र में एक पैनी निगाह रख सकते होंगे। ये दीवारें कम से कम 8 से 10 फुट मोटी हैं, जिनको कोई किसी भी तरीके की तोपें नहीं भेज सकती। और इसी गढ़ी के सामने दूसरी गढ़ी है। दोनों गढ़ियों को एक मिट्टी के पुल से जोड़ा गया है। और दूसरी तरफ है एक बहुत ही सुंदर तालाब। इस तालाब को प्राचीन पत्थरों से बांधा गया है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं 16वीं शताब्दी में राजा वाटर कंजर्वेशन के लिए कितना सोचते थे, क्योंकि ये क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र है। यहाँ सामान्यतः बारिश औसत से कम ही होती है, इसीलिए यहाँ पे राजाओं को वाटर कंजर्वेशन के लिए इतना सोचना पड़ता था। मैं प्रवेश कर रहा हूँ दूसरी गढ़ी के अंदर। यहाँ भी एक बहुत बड़ा कंपाउंड है और कंपाउंड से रूम्स के अंदर गए हुए हैं। ये गढ़ी हमको पहली गढ़ी से ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में दिखाई देती है, ज़्यादा इंटैक्ट है। यहाँ की हालांकि छत रूम्स की नीचे गिर चुकी है, लेकिन पहली गढ़ी से ये ज़्यादा बेहतर अवस्था में है। इसका टेरेस छत जो भी बचा हुआ है वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। अब मैं खड़ा हूँ दूसरी गढ़ी के एंट्रेंस गेट पे। मेरे पीछे आप एक एंट्रेंस गेट देख सकते हैं, जो कि बुंदेली आर्किटेक्चर के हिसाब से हाईली डेकोरेटेड है। ऊपर की तरफ दोनों तरफ लॉइंस बने हुए हैं, तो इसका आर्च वगैरह सब कुछ बुंदेली आर्किटेक्चर के हिसाब से है। इसी तरह अब ये गढ़ियों का सफ़र हमारा आज का पूरा होता है। मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि आपको मैं ऐसी लोकेशन में ले सकूँ जो अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, और उसके बारे में मैं आपको बताऊं। इसी के साथ मैं आपको यहाँ की ईंटों के बारे में बताना चाहूँगा। ये ईंटें 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच की है। आजकल के ईंटों के हिसाब से इनकी चौड़ाई बहुत कम है, जबकि इनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। ये सिर्फ एक टुकड़ा ईंट का, पूरी ईंट काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, जो कि एक मोटी सी दीवार को काफ़ी स्टेबिलिटी दिया करती थी। और इनको ज्वाइन करने के लिए भी चूना पत्थर और इसी तरीके की चीज़ें यूज़ की जाती थी, जो कि गर्मी में जगह को, कमरे को ज़्यादा गर्म नहीं होने दिया करती थी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और मेरे इसी चैनल में मैंने गुलगंज की गढ़ी भी कवर की है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, और उस गढ़ी से इस गढ़ी को आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे ऐसे ही बेहतरीन लोकेशंस बुंदेलखंड और इंडिया की मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।